अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक चौधरी। हाजिर हूं आज का शो आज एक्सक्लूसिव लेकर। आज का शो हमने तरतीब दिया है पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल के हवाले से। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि थोड़ी देर पहले तक जो लॉन्ग मार्च था वो मरीद के से कुछ पीछे था, और इमरान खान साहब ने आज भी जब वो रवाना हुए और शाहदरा तक पहुंचे और शाहदरा से उन्होंने कामों की पहुंचना था, रास्ते में 2-3 दफ़ा खिताब किया। खिताब की तफसीलात आप सब तक मौजूद हैं। जो बातें उन्होंने की आपने सुनी, और जो बातें वो आइंदा करेंगे वो भी सुनेंगे। थोड़ी देर पहले इतला आई कि इमरान खान साहब जो है वो आखिरी तकरीर करके वो रवाना हो गए हैं वापस ज़मान पार्क लाहौर के लिए, जहाँ रात क़याम करेंगे और कल सुबह एक मरतबा फिर जो लॉन्ग मार्च है वो मरीज कैसे रवाना होगा। वो क्यों वापस हुए हैं धुरा छोड़कर, क्या उनके ये प्लान का हिस्सा था या कोई और है, ये भी बात करेंगे। इसके अलावा आज इसी लॉन्ग मार्च से जुड़ी हुई बात सनसनीखेज खबरें हैं। आज शाम वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने एक ऑडियो टेप सुनाई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें मुबैना तौर पर साबिक वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर मीन गंडासपुर साहब की आवाज़ और एक उनके साथी की आवाज़ सुनाई जाती है, जिसमें यह प्लान किया जा रहा है कि जब लॉन्ग मार्च होगा तो रावलपिंडी के गिरदोनवा में कुछ बंदूक बरदार आएंगे और वो बंदूक बरदार बता के वो बकौल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कि वो कोई उसमें गड़बड़ कर सकते हैं। ये क्या है, ये बात कहाँ तक पहुंचेगी, इस बात को लेकर हुकूमत कहाँ जाएगी। इतराज ये भी हैं कि शायद सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से जाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में वैसे 25 मई का जो लॉन्ग मार्च था उसके हवाले से ऑलरेडी एक पिटिशन जो है वो जेर बहस है, जेर समात है। इसी तरह के मामला हुकूमत क्या कर रही है, जो पीटीआई का लॉन्ग मार्च है वो अल्टीमेटली कहाँ पहुंचेगा, उसके मकासद क्या होंगे, इन्हीं मौज़ूआत पर हम बातचीत करेंगे अपने मेहमानों के साथ। डिस्टिंग्विश पैनल मौजूद है मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA, अब पता नहीं साबिक MNA हैं, इनके अपने बकौल या इस्तीफा दे चुके हैं नहीं दे चुके, बहरहाल लालचंद माली साहब जो है मौजूद हैं, नुमाइंदगी कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इसके अलावा ज्वाइन हमें किया है आसमा शराजी साहबा ने, सीनियर एंकर पर्सन है, सीनियर तजज़िया निगार हैं और आज टीवी की बड़ी डिस्टिंग्विश स्टाफर हैं। इसके अलावा सलीम शेख मौजूद हैं मेरे साथ, वो लॉन्ग मार्च के साथ चल रहे हैं, ब्यूरो चीफ हैं लाहौर के, और इस वक्त भी जो है वो उस सड़क पर मौजूद है जहां थोड़ी देर पहले तक लॉन्ग मार्च मौजूद था। अब वो रुक गया है और कल फिर रवाना होगा। तीनों मेहमानों से हम बातचीत करेंगे। चूंकि सलीम शेख मौजूद हैं उस लॉन्ग मार्च के साथ, उस हजूम का हिस्सा हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। सलीम साहब, अभी थोड़ी देर पहले इतला आई कि इमरान खान साहब जो हैं अब वो वापस चले गए हैं, उस्मान पार्क गए हैं। फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट की, उन्होंने कहा कि कल सुबह मरीज कैसे ये लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू होगा, लेकिन उनकी इस ट्वीट के बाद अभी मैंने देखा कि असद उमर साहब का एक बयान चल रहा है। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब एक अहम मुलाकात करने के लिए रवाना हो चुके हैं वापस लाहौर। क्या इतलात हैं आपके पास इस अहम मुलाकात के लिए? सियासी स्टंट है या वाकई सचमुच की मुलाकात होने वाली है जिसके लिए वो फौरी तौर पर उजरत में वापस चले गए? जी बिल्कुल, देखिए कि आज का जो लॉन्ग मार्च है उसके हवाले से जिस तरह अचानक जो ऐलान किया गया है कि हम लॉन्ग मार्च जो है वो फौरी तौर पर यहाँ से खत्म कर रहे हैं और फिर कल दोबारा जो है वो 11:30 बजे जो है वो मुरीद के से लॉन्ग मार्च का आगाज किया जाएगा। तकरीबन कोई 7 से 8 किलोमीटर का सफर जो है आज लॉन्ग मार्च में तय किया गया है। 3 से 4 जगह जो है इमरान खान साहब ने वो खिताब किया है, उन्होंने अदारों को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया है और साथ साथ जो है अब जो इतला आई है वो यही आई है कि ऐलान किया है और इमरान खान जो है अपनी गाड़ी में बैठे और गाड़ी में बैठ के यहाँ से रवाना हो गए। जबकि इतला यही है कि इमरान खान को कोई एक खास फोन आया और उस खास फोन के बाद उन्होंने ये अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की है और चेंज करने के बाद जो है वो अब हो सकता है कि वो ज़मान पार्क का तो यहाँ से कह कर गए हैं, हो सकता है ज़मान पार्क ना जाएं, कोई ऐसी जगह पर चले जाएं जहां पर जो है वो कोई मुलाकात या कोई अहम लोग बैठे हो और उनसे बैठकर जो है वो मुज़ाकरात किए जाएं। लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई कंफर्मेशन नहीं है कि मुज़ाकरात किस शख्सियत से होने हैं, कहां पर होने हैं और किस बुनियाद पर होने हैं, क्योंकि बुनियाद तो जो है इमरान खान का वो यही है। कल भी हमने इमरान खान से इंटरव्यू किया था और इंटरव्यू में उन्होंने यही कहा था कि लॉन्ग मार्च जो है हमने शुरू कर दिया और इसके जो नताइज हैं वो यही आएंगे कि साफ और शफाफ इंतखाबात होंगे और हुकूमत का खात्मा होगा। जबकि इससे 2 रोज कबल पहले जो है वो उन्होंने अपना एक ट्विटर बयान दिया था और उनका ये कहना था कि उनका ये मकसद नहीं है कि वो हुकूमत को खत्म करें या हुकूमत को बनाएं, बल्कि उनका ये मकसद है कि हकीकी आज़ादी की तरफ जो है वो निकल पड़े। लेकिन अब जिस तरह आनन फानन जो अचानक ये लॉन्ग मार्च को खत्म किया गया है उससे बज़ाहिर यही लग रहा है, जिस तरह असद उमर भी कहकर गए हैं कि कोई अहम शख्सियत से मुलाकात होने वाली है, क्योंकि आज का तो प्लान किया गया था। अच्छा सलीम, ये बताइएगा कि ये तो ज़ाहिर पता चल जाएगा कि क्या वाकई कोई अहम शख्सियत आ गई है, मुलाकात हो रही है, मुलाकात नहीं हो रही, कल तक सारी चीज़ सामने आ जाएगी।
कल और आज जो लॉन्ग मार्च था उसको अगर हम नंबर के हवाले से बात करें, उसको हम उसकी जो एक मूड होता है क्राउड का उसके हवाले से बात करें, चार्ज माहौल होता है, एक बड़ी जोशो खरोश की कैफियत होती है, क्योंकि मुतज़ाद इतलात हैं जो मुखालिफिन हैं अपोजिशन के यानी इमरान खान साहब के, वो इस लॉन्ग मार्च को नाकाम करार दे रहे हैं, जबकि जो इमेजेस जो पीटीआई के सोर्सेज से आते हैं वहाँ उस लॉन्ग मार्च को बड़ा तारीखी और बहुत बड़ा करार दिया जाता है। इन दोनों के दरमियान हकायक क्या हैं, आपके ऑब्जर्वेशन क्या है, आपने क्या देखा है अब तक? जी देखिए, मैं लॉन्ग मार्च में कल से बिल्कुल साथ हूँ। कल 11 बजे जो है लिबर्टी से लॉन्ग मार्च का जो है वो मैंने यहाँ से रिपोर्टिंग शुरू की थी और कल जो है वो बहुत ज्यादा लोग थे और कल तकरीबन 2 किलोमीटर का जो फासला है उन्होंने तकरीबन 2 से ज्यादा घंटे में उन्होंने तय किया था। और फिर इसी तरह जो है वो इज्ता जब पहुंचे थे, तकरीबन वो 4 किलोमीटर बनता है लिबर्टी से, वो भी उन्होंने तकरीबन कोई 3.5 घंटे में उन्होंने ये सफर तय किया था। तो कल का जो माहौल था, कल के जो लोग थे, कारकुनान थे, उनके खिलाड़ी थे, वो बहुत ज्यादा थे और लोग जो है वो बहुत ज्यादा आए हुए थे। और आज भी कोई कम नहीं थे, क्योंकि हम जो है आज इमरान खान के कंटेनर के आगे ही रहे हैं जब से वो आए हैं और जिस स्टॉप पर इमरान खान थे वहां पर जो है हजारों की तादाद में जो है लोग मौजूद थे। और मैंने ये देखा है कि वो लोग थे जो आज खुद आए हुए थे, उनको किसी की तरफ से लेकर नहीं आया गया। हमारे साथ में हमने लॉन्ग मार्च ठीक सलीम शेख हमारे साथ रहिएगा, आपसे बात हम करते रहेंगे। जरा इन्वॉल्व करते हैं लाल चंद माली साहब को, उसके बाद हम बात करेंगे आसमा शराई साहब का, उनसे बात करेंगे, उनका तजिया लेंगे कि ये ताज़ा सूरत हाल क्या है, डेवलपमेंट क्या है। आज ही लाल साहब हुकूमत ने एक कमेटी तश्कील की जो पहले 9 अफराद पर मुश्तमिल थी, फिर 11 पर, फिर 13 पर, जिसमें सारी इत्तेहादी जमातों के अफराद शामिल हैं। कितना संजीदगी से लेते हैं आप मुज़ाकरात की इस तजवीज़ को, इस कमेटी को, और फिर ये जो एक डेवलपमेंट है आप तस्दीक कर सकते हैं, इसकी तरदीद कर सकते हैं कि वाकई किसी हम शख्सियत में मुलाकात के लिए आना है, आ गई है? अगर इस कमेटी की तश्कील को देखें तो क्या वाकई कोई रास्ता हमवार होता नजर आता है आपको मुज़ाकरात का? जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। एक बड़ा ख्याल था हुकूमत का कि ये लॉन्ग मार्च फेल हो जाएगा। उन्होंने नेशनल मीडिया पे बैन किया हुआ है हमारा लॉन्ग मार्च, इमरान खान की तकारीर, हमारी पार्टी के लीडर, अब तो पार्टी के लीडरान की तकारीर जो बाकी लीडरान उनकी भी उन्होंने पे इमरान ने बंदिश डाली हुई है, वो नशर नहीं हो सकती। लेकिन हमारी सोशल मीडिया टीम्स ने बात कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च के बारे में बात कर रहे हैं, लाइव बात कर रहे हैं, पाबंदी कहाँ से आ गई? इस वक्त हम 14 में भी तो किया था, हम लाइव बात कर रहे हैं आपसे, इसी लॉन्ग मार्च के बारे में बात कर रहे हैं। आपको वहाँ होना चाहिए था, आसमा शिराजी साहब आपको भी, हमारे सलीम शेख साहब मौजूद हैं, साथ चल रहे हैं, उनके लाइव दिखा रहे हैं। तो वो भी यही बता रहे हैं ना, वो भी यही बता रहे हैं कि ये बहुत ही एक कामयाब जबरदस्त किस्म का लॉन्ग मार्च हो रहा है। उससे ये हुकूमत बहुत ज्यादा घबराई हुई है। आप देखें कि पहले ये हुकूमत सुप्रीम कोर्ट गई, पहले तो ये दावा करते रहे कि हम लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे, सिर्फ दावा कर रहे हैं। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट गए कि इमरान खान को लॉन्ग मार्च करने से रोका जाए। अब जब लॉन्ग मार्च शुरू हो गया है तो आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया। नून लीग का एक वतीरा है कि वो ऑडियो पे बड़ा खेलती है और पता नहीं कहां से कौन कौन सी ऑडियोज ले आते हैं और वो आके लोगों को सुनाते हैं, और टीवी का और उसकी देखिए उसमें मैं नहीं समझता, उसमें कोई खास बात थी भी नहीं। उसमें क्या था, वो कह रहे बंदूकों की बात हो रही है, तो आपके पास भी होगी, मेरे पास तो नहीं है, मेरे पास लाइसेंस गन तो हर किसी को, उसने लाइसेंस गन की बात की है उसमें, तो उसका राइट है, ठीक है, इसका मतलब वो ऑडियो ठीक है। नहीं मुझे नहीं पता, मैंने कहा ना लाइसेंसी की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें मैं कह रहा हूँ उस ऑडियो में है कुछ नहीं, बाय द वे उसमें कुछ खास है नहीं। तो मुज़ाकरात की जहां तक बात है तो ये हुकूमत मैं नहीं समझता कि मुज़ाकरात में कभी सीरियस थी। अच्छा। इवन लॉन्ग हम तो जब से हमारी हुकूमत गई है, हम सिर्फ एक ही बात कर रहे थे कि आप इलेक्शन का टाइम फ्रेम तय कर ले हमसे, हम आपसे बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं। उनकी संजीदगी का आलम ये है, क्योंकि ये खुद जो गवर्नमेंट है वो डिसीजंस नहीं ले सकती ना। आप पहले इन्होंने डिसीजन कौन ले रहा है फिर हुकूमत के बिहार? लेकिन अब अंदाजा लगाए आप, जो कमेटी भी आज इन्होंने बनाई तो किस तरह से बनी है, 6 लोग, 7 लोग, 12 लोग, 13 लोग, अभी भी जो है इनकी बस में कुछ भी नहीं है ना। फैसले ये छोटी बड़ी जमातें हैं, टांगा जमायतें भी इसमें हैं, सबको ये लेके चल रहे हैं, लेकिन फैसले लंदन से आ रहे हैं। जो सजा याफ्ता एक शख्स है वो बैठ के वहां से इनको फैसले सुना रहा है। अब तो इमरान खान सजा याफ्ता हो चुके हैं, नहर हो चुके हैं वैसे। जी पहले कर लेना, इमरान खान को आप कुछ भी कर ले, वो मुल्क से भागे तो नहीं है,
वो तो अभी भी लाखों लोगों के दरमियान में मौजूद है। अगर वो इस तरह की उन पे कोई चीज होती तो भाग आप कह रहे हैं मुज़ाकरात नहीं हो रहे, फिलहाल कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, किससे होने? उन्होंने खुद आके, हुकूमत ने तो खुद आके डिनाई किया है, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, राना सनाउल्लाह ने अलग की है, मरियम मुरुग साहिबा ने अलग से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और जिनके ज्यादा जो पावर स्टेट हम कहते हैं वो तो हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। तो किससे मुज़ाकरात करने? हमारे मुज़ाकरात पाकिस्तान की आवाम कर रही है। आसमा शराजी को लेते हैं। आसमा साहबा, आप तो सारी जिंदगी आपने मुज़ाकरात होते बनते बिगड़ते देखे हैं, पसे पर्दा भी, ज़ाहिरी भी, पोशीदा भी। अभी लालचंद साहब एक और बात कर रहे हैं कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे। असद उमर साहब ने एक बात की है कि मुज़ाकरात के लिए रवाना हो गए हैं। अचानक हुकूमत ने कमेटी भी बना रही है। तो ये जो मुतज़ाद खबरें हैं, मुतज़ाद इतलात हैं, हुकूमत जो है, हुकूमती कमेटी जो है, वो वाकई क्या इतनी ऑथराइज होगी कि वो बातचीत कर सकेगी? और क्या वाकई कोई ऐसी पसे पर्दा डेवलपमेंट होगी सिर्फ 2 दिन के लॉन्ग मार्च से? क्या मुमकिन है इस तरह से? देखिए, अगर मुज़ाकरात नहीं हो रहे तो मुज़ाकरात होने चाहिए, ये तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और अगर इमरान खान साहब पहले अब तक यानी ये कहते रहे हैं कि उनको बातचीत नहीं करनी, तो उनको बातचीत करनी चाहिए। उसकी वजह ये कि वो एक सियासी जमात के सरबराह है, और उसकी वजह ये कि वो प्रेशर ग्रुप नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी है उनकी एक सपोर्ट है, उनकी एक वोटर वोट्स है उनके। तो मेरा ख्याल है कि ये एक जो उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया, वो खुद ही एक तरह से बंद गली में इस वक्त खुद को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल सलीम शेख साहब भी कवर कर रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। नंबर्स के ऊपर ना कभी हमने कमेंट किया है, ना हम करेंगे, क्योंकि नंबर कम हमारा काम नहीं है, होता रहता है। ये हमारा काम नहीं है, ये हमारा बिल्कुल ये हमारा काम नहीं है। लेकिन जो असल चीज है वो ये है कि इमरान खान साहब जो है वो ये बात दुरुस्त है, जिस मकसद के लिए वो निकले थे, जिस हदफ के लिए, वो उनको पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा। और जो खुफिया मुलाकातें भी हुई थी आर्मी चीफ के साथ प्रेसिडेंसी के अंदर, और फिर जो प्रेसिडेंट साहब, जो हमारी इत्तलात हैं, और उसकी कोई तरदीद नहीं आई कि प्रेसिडेंट साहब फिर खुद भी गए थे कि मुज़ाकरात जो है वो किए जाने चाहिए, और उन्होंने एक बड़ी अच्छी एफर्ट की थी, सिंसियर एफर्ट की थी। मेरा ख्याल है उस वक्त इमरान खान साहब को मान लेना चाहिए था कि कहीं बैठ के बात हो जाती। लेकिन सबसे अहम और दिलचस्प बात यह कि इमरान खान साहब इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं तो वो फौज से कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप फौज गैर सियासी किरदार ना अदा करे बल्कि सियासी किरदार अदा करे, क्योंकि इंतखाबात देना जो है वो फौज की ना तो उनकी जुरिस्डिक्शन है, ना उनके पास ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ना होना चाहिए कि वो ये फैसला करें कि कोई इलेक्शन दे। जी बिल्कुल, हम इस पे डिटेल से बात करें, लेकिन एक मैं चाहूंगा कि आप इस पे बताइएगा कि असद उमर ज़ाहिर साहब, ज़ाहिर है सेक्रेटरी जनरल है, पार्टी के बड़े अहम तरीन आदमी है, समझ लें कि राइट हैंड या लेफ्ट हैंड में से कोई एक हैंड है वो इमरान खान साहब का। जब वो कहते हैं कि वो धरना छोड़ के अचानक रवाना हुए हैं लाहौर के लिए, और कोई अहम शख्सियत उनसे मुलाकात कर रही है, कितनी ऑथेंटिक होगी ये बात, उनकी ये इतला? देखिए, अगर असद उमर साहब ये बात कर रहे हैं तो उस पर वजन होगा। वो अपनी पार्टी के सीनियर मोस्ट लोगों में से है, जनरल सेक्रेटरी अपनी जमात के, और वो मतलब खुलेआम ट्विटर के ऊपर ट्वीट करके गए। तो इसका मतलब ये कि मुज़ाकरात हो किसके साथ रहे होंगे? ये 2 ही चीजें, या तो आपके कुछ और लोग होंगे जिनको आप थ्रेट्स दे रहे हैं, उनसे बात कर रहे होंगे, या आप हुकूमती लोगों से बात कर रहे होंगे। हुकूमत से आप बात करना नहीं चाहते, आप तालिबान से बात कर सकते हैं, मगर आप सियासी लोगों से बात नहीं करना चाहते। तो इसका मतलब है कि आप पसे पर्दा बैकडोर चैनल जिन लोगों को धमकियां दे रहे हैं उन्हीं से बातचीत कर रहे होंगे। तो क्या इमरान खान साहब की सियासत के लिए ये सोचने का मकाम नहीं है कि आप एक पार्लिमानी जमात होते हुए, जिसकी इतनी बड़ी तादाद में सपोर्ट मौजूद है, सीटें मौजूद है, अभी भी इमरान खान साहब की जो ताकत है अगर आप देखें पार्लियामेंट के अंदर तो वो कम नहीं है, 4 हुकूमतें उनके पास हैं। उसके ऊपर क्यों भरोसा नहीं करते हैं? वो उस पर भरोसा करें, बजाय ये कि ये बैकडोर चैनल बातचीत और मुज़ाकरात और गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए आर्मी चीफ की तौसी, ये इस तरह की जो ऑफर्स हैं वो करने की बजाय अवाम पे भरोसा करें और अपने वोट्स पे और अपने सपोर्टर्स पे भरोसा करें और सियासी लोगों के साथ बातचीत करें, तभी उनको कोई ना कोई कामयाबी मिलेगी और यही उनका मुस्तकबिल भी है। और जाहिर है उनको आइंदा भी इलेक्शन लड़ने आसमा हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेने और ब्रेक के बाद इसी मौजू के मुज़ाकरात, धरना आगे चलेगा, यहीं रुकेगा, इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं मुख्तसर सी।
वेलकम बैक। वक्फे से पहले बातचीत हो रही थी अपने मेहमानों से ताज़ा तरीन डेवलपमेंट के हवाले से कि इमरान खान साहब क्यों रवाना हुए हैं, क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं, नहीं हो रहे, ये सारी बातें जो हैं अभी हम डिस्कस कर रहे थे। अभी हम बात करते हैं लालचंद साहब आपसे। जिस तरह आसमा ने कहा, जिस तरह इमरान खान साहब ने कल या परसों अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने आर्मी चीफ को तौसीक की ऑफर की थी जब रिजीम चेंज की बात हो रही थी, और उन्होंने ये कहा कि हम तो इलेक्शन की बात करते हैं, इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन की बात करने जाते हैं जब भी जाते हैं। पाकिस्तान का जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, चूंकि इमरान खान साहब बड़े उसके नंबरदार हैं आईनी बालादस्ती के, उसमें कहाँ लिखा है कि इलेक्शन का मुतालबा जो है आर्मी चीफ से किया जाए, इलेक्शन आर्मी चीफ कराएं, छोटी आर्मी चीफ दें? ये तो फिर खुद अपने आप को सरेंडर करने वाली बात है ना, कि आप जो है वो एक ऐसे इदारे को कहते हैं जिसका ताल्लुक नहीं है, जिसका ताल्लुक सिक्योरिटी से है। सर, उस पर मैं बात करता हूँ। आसमा ने जो बात की, उन्होंने एक इंप्रेशन देने की कोशिश की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई बातचीत करने की मुखालिफ है, या बातचीत नहीं करती, या बातचीत करके मसाइल को हल करना नहीं चाहती। ऐसा हरगिज नहीं है। मैं कह रहा हूं कि हम शुरू से ये कह रहे हैं, बातचीत करने के लिए तैयार हैं, आप हमें इलेक्शन की डेट दे दें। अब वो कहते हैं इलेक्शन जो है वो आइन और हमारा टेन्योर सब कुछ मुकम्मल होगा, उसके हम बात देंगे। उसमें हमें एतराज था। आपने देखा इमरान खान को हटाया गया तो सबसे पहले पब्लिक बाहर निकली। उसके बाद पंजाब में बाई इलेक्शंस हुए, आपने देखा कि हमने 2/3 मेजोरिटी से इनको धूल चटा दी। उसके बाद हमने 56 या 60 के करीब जलसे किए, करोड़ों अवाम ने वो जलसे अटेंड किए। फिर आखिर में नेशनल असेंबली का इलेक्शंस हुआ। तो आप समझिए कि पूरी अवाम ने एक अपना फैसला दे दिया। देखिए, आईने पाकिस्तान में प्रोटेस्ट का हक दिया हुआ है। वो हक क्यों दिया? आर्मी चीफ से मुतालबे का हक तो नहीं दिया ना? नहीं, मैं उस पे आता हूँ। हक इसलिए दिया हुआ है कि जब आप बाहर निकले, अवाम बाहर निकले, तो हुकूमत समझे कि अवाम क्या चाहती है और उसके फैसले का एहतराम करे। आप तो कहते हैं आप तो कहते हैं कि हम इस हुकूमत को मानते नहीं है। जब आप इस हुकूमत को मानते नहीं है तो फिर आप ये मुतालबा क्यों करें? मुतालबा तो आप करते हैं आर्मी चीफ से। आर्मी चीफ पे भी आते ना। देखिए, सबसे पहले जो आपने कहा कि हमने एक्सटेंशन की बात की, ये बात कहाँ आई है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? अच्छा, अब मुझे नहीं पता कि ऑफिशियल जवाब में इमरान खान साहब ने इंटरव्यू में कहा कि मैंने ऑफर की थी, उन्होंने कहा की थी, लेकिन किस पेराए में बात हुई थी, क्यों हुई थी? तो वो तो इमरान खान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का भी ख्याल रख रहे हैं। वो ये भी ख्याल रख रहे हैं कि ऐसी कोई चीज ना की जाए जिससे पाक फौज की साख पे कोई असर आए। वो खुद आके बता रहे होते हैं कि हम मार्च 2021 तक सब कुछ हम देख रहे थे, उसके बाद हमने हाथ निकाल दिए। तो देखिए, ये इस मुल्क की हकीकत रही है, वो खुद भी मानते हैं, आप भी मानते हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम उस हकीकत का शिकार नहीं है, हम न्यूट्रल हैं, हम इस काम में नहीं पड़ना चाहते। देखिए, आप उस काम में क्यों डालते हैं उनको बार-बार? देखिए, अगर न्यूट्रल हैं तो मुझे बताएं कि आजम स्वाति साहब ये इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? नहीं, आजम स्वाति को फौज ने गिरफ्तार तो नहीं किया, उस तो FIA ने गिरफ्तार किया। FIA के एहलकार अगर न्यूट्रल है तो प्रेसिडेंसी में मुलाकातें क्यों हुई अभी? तो वो तो इमरान खान साहब का मुतालबा है जी। अगर न्यूट्रल है तो आपके चीफ साहब अमेरिकन काउंटर पार्ट्स को या पॉलिटिशियंस को फोन करके इस हुकूमत के लिए कर्जा क्यों मांगते हैं? अच्छा, उनका काम इमरान खान साहब के दौर में सऊदी अरब जाते थे उनके कहने पर। चले, हम तो कह रहे हैं ना, एक पेज पे थे, ये कह रहे न्यूट्रल है, वो भी कह रहे थे हमें इलेक्शन का मुतालबा फौज से करना नाजायज नहीं है, जायज है बिल्कुल। नहीं, बात सुने, ताकि हम आगे बढ़े ना इस बात पे। आप आगे बढ़े, बिल्कुल आप आगे बढ़े। जो आपके रिपोर्टर ने कहा है उसके साथ उसने कहा है कि इस वक्त इमरान खान के साथ पाकिस्तान की अवाम खड़ी है। हम ना फौज से मुतालबा कर रहे हैं, ना इस हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की अवाम मुतालबा करिए, इमरान खान मुतालबा नहीं कर रहा। आप ये बताइएगा कि जो कमेटी बनी है, ये जो इत्तेहादी हुकूमत है, क्या इतना बड़ा बोझ, मुज़ाकरात का बोझ, एक ऐसी कमेटी, एक ऐसी हुकूमत जिसको इमरान खान जो कि मैदान में मौजूद हैं, सड़क पर मौजूद है, उसको मानते नहीं है, तो ये मुज़ाकरात की जो कमेटी है, ये सिर्फ एक सियासी स्टंट है, सियासी बयान है, दिखावे के लिए है? करेगी क्या ये बोझ उठा पाएगी? देखिए चौधरी साहब, इससे एक सिनेरियो को समझना पड़ेगा। इस वक्त जो एज इट इज सिनेरियो है, जो फैक्चुअल है, वो ये है कि इमरान खान साहब सड़क पे हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि मशरूत है मेरे मुज़ाकरात अगर आप इलेक्शंस की तारीख देते हैं। हुकूमत कहती है हम इलेक्शंस की तारीख नहीं देंगे। फौज कहती है आप दोनों आपस में मामला तय कर लें। ये सिचुएशन है ना, इससे किसी को एतराज नहीं है। अब इमरान खान साहब जो है, अगर वो मुज़ाकरात हुकूमत उनसे करती है और इमरान खान साहब की बात तस्लीम नहीं होती, तो इमरान खान साहब को पीछे हटना पड़ेगा। वरना दूसरी सूरत में क्या होगा कि इमरान खान साहब यहाँ आ जाएंगे इस्लामाबाद में, यहाँ बैठ जाएंगे, उसके बाद महीना, 1.5 महीना, 2 महीने, जितने महीने भी वो बैठना चाहें वो बैठ सकते हैं। दूसरी सूरत में ये होगा कि अगर इमरान खान साहब की बात को तस्लीम कर लिया जाता है और ये कहा जाता है कि ठीक है
کچھ ہم پیچھے ہٹتے ہیں، کچھ آپ پیچھے ہٹے، آپ پارلیمان میں آ جائیں، ہم آپ کو الیکشن کی تاریخ پہ بھی تسلیم، لیکن اس کے لیے عمران خان صاحب کو ببانگ دوہل یہ کہنا پڑے گا کہ ہم دونوں اپنی اپنی پوزیشن سے ہٹ رہے ہیں۔ کیا عمران خان صاحب کو یہ منظور ہوگا؟ تو میرا خیال ہے کہ ساری بات عمران خان صاحب کے ارد گرد ہی گھوم رہی ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ خان صاحب ایک بڑی جماعت کے اور ایک پاپولر جماعت بھی، ساری ویسے جماعتیں پاپولر ہیں، ووٹ کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے، اور بہت اچھے طریقے سے بھی ملی صاحب نے بتایا آپ کو کہ ان کو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، ابھی ضمنی انتخاب میں بھی ووٹ دیے ہیں، لیکن اس کے بعد اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ سڑک کے اوپر احتجاج کے ذریعے سے اپنے مطالبات منوائیں۔ مثلاً وہ نکلے تھے حقیقی آزادی کا نعرہ لے کے، وہ کہہ رہے ہیں سیکٹر انچارج کو تبدیل کر دیں۔ اب آپ مجھے بتائیے، انہوں نے کہا کہ چونکہ بلاول صاحب کا مطالبہ مانا گیا تھا ماضی میں، لہٰذا میرے کہنے پر بھی تو میرے کہنے پہ اسلام آباد کو بدل دیا جائے۔ بلاول صاحب کا سینیریو میں آپ کو بتاتی ہوں، بلاول صاحب کا سینیریو تب بنا تھا جب ان کے آئی جی سندھ کو اغوا کر لیا گیا تھا، ان کے جی وہ کچھ پسند مختلف تھا، ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ۔ جی ان کی پوری پولیس نے استعفے دے دیے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ پورا جو سندھ تھا اس کی پولیس نے ریوولٹ کیا تھا، تو کیا اس وقت آپ کے سرنڈر ادارے نے کیا تو کیا ان کا کرنا بنتا نہیں تھا؟ اور اس وقت کون وزیر اعظم تھا؟ عمران خان صاحب۔ آئی جی کس کا تھا؟ وفاقی حکومت کا۔ کیا عمران خان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ بھی دیا آئی جی پی کے فیور میں؟ اس وقت ان کی سیویلین بالادستی ان کو انٹروین کرنا چاہیے تھا، ان کو انٹروین کرنا چاہیے تھا، ان کو انٹروین بالکل کرنا چاہیے تھا ملی صاحب۔ یہ تو بالکل پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا، یہ کل آپ کی جماعت کے ساتھ ہوگا۔ لال چند کچھ بولنا چاہ رہے ہیں، آپ بولیے تاکہ پھر سلیم صاحب کی طرف چلیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آئی جی سندھ کے لیے اگر چینج ہو سکتا ہے ایک آفیسر پاک فوج کا یا کسی ایجنسی کا، تو ایک پارلیمنٹرین جس کو ننگا کر کے مارا جائے اس کے لیے نہیں ہو سکتا۔ آپ کے شہباز گل کو اٹھا کے مارا، انہوں نے ساتھی کو مارا، آپ کے جرنلسٹ کو اٹھا کے مارا، تو دیکھیں سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کریں نا۔ تو تردید کرتا ہے اس بات سے کہ ہم نے ننگا کر کے نہیں مارا، وہ لڑائی کہہ چکے ہیں۔ تو مجھے بتائیں کہ وہ کہاں ہے رپورٹ؟ آئی جی سندھ والی رپورٹ کہاں ہے؟ مجھے دکھائیں۔ تو استعفے دے دیے تھے نا سر؟ نہیں پوری سندھ کے میرا سوال یہ ہے کہ ہم استعفے دے دیں گے، اس پہ کمیشن بنا، اس پہ کمیٹی بنی کہ اس کی انکوائری ہوگی۔ ایک میں ختم کر دوں، اس میں کمیٹی بنی اور پیپلز پارٹی نے بنائی، وہ کمیٹی کی رپورٹ کہاں ہے کہ وہ اٹھایا بھی تھا کسی نے کہ نہیں اٹھایا؟ عمران خان صاحب کی تھی نا سر، رپورٹ تو آپ کو دینی چاہیے تھی۔ نہیں وفاق کو دینی چاہیے تھی۔ نہیں وفاق نے نہیں بنائی تھی۔ اگر وفاق اگر صوبے نے نہیں بنائی تو وفاق کو چاہیے تھا۔ دیکھیں پورے حکومت تھی، آپ بھلے ضد کر لیں، ضد نہیں کر رہا، آپ بھلے ڈیفینڈ کر لیں اداروں کو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کو اور اداروں کو وہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے بہت لوگ ہیں، ان کو میڈیا کو اس کا ٹھیکہ نہیں لینا چاہیے۔ بالکل ٹھیکہ لیا، لیکن آج کل تو عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے، ان کو ایکشن لینا چاہیے تھا اگر رپورٹ نہیں آئی تھی۔ لیکن اگر رپورٹ نہیں آئی، اگر میں رپورٹ نہ بناؤں تو میرا ڈائریکٹر نیوز جو ہے اس پہ ایکشن لے گا نا۔ اگر صوبائی حکومت نے رپورٹ نہیں بنائی، کمیشن کی رپورٹ منظر پہ نہیں آئی، تو ایکشن پھر عمران خان صاحب کو لینا چاہیے تھا، مجھے تو لینا تھا۔ ہر چیز کے اپنے پروٹوکولز ہوتے ہیں۔ یہ صوبہ سندھ میں ایک واقعہ ہوا تھا، ان کا پولیس کا الزام تھا، سندھ حکومت نے پیپلز پارٹی نے سی ایم سندھ کے ایوارڈ ریممبر اس کی سربراہی میں وہ رپورٹ چلتے ہیں، وہ گم ہو گئی۔ اچھا سلیم صاحب، ایک اور ایشو چل رہا ہے پیسے متعلقہ ہے۔ 2 روز پہلے آرٹیکل 149 کے تحت خط لکھا وفاق نے اور صوبوں کو، کہا کہ یہ آرٹیکل 149 ہے، اس کے تحت چیف سیکرٹری آئی جی جو سارے ہیں وہ وفاقی حکومت کے جو آئینی احکامات ہوں گے ان کو ماننے کے پابند ہیں۔ 3 دفعہ غالباً یا 4 دفعہ سی سی پی او لاہور کو تبدیلی کرنے کے آرڈر آ چکے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے پھر ایک دفعہ خبر آئی ہے کہ جو صوبائی حکومت ہے، چیف سیکرٹری ہیں، آئی جی صاحب ہیں، وہ اپنے سی سی پی او کو تبدیل کرنے سے جو ہے وہ انکاری ہیں۔ یہ جو ڈیولپمنٹ ہے کہ صوبائی حکومت وفاق سے تعاون نہیں کر رہی، یہ معاملہ اب کہاں تک جاتا نظر آتا ہے آپ کو؟ جی دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سی سی پی او لاہور جو غلام محمود ڈوگر ہیں، ان کے حوالے سے صوبائی حکومت تو یہ واضح طور پر کہہ چکی ہے کہ صوبوں سے جو افسران کے یہ تبادلے ہیں وہ وفاق صوبوں سے پہلے پوچھ کر کرے گی، لہٰذا ان کا ایک پہلے سے موقف آ چکا ہے۔ لیکن یہ کہ کیونکہ ایک قانونی کارروائی چل رہی ہے، یہ 149 کے تحت جو وفاق نے لیٹر لکھا ہے اور ایک غلام محمود ڈوگر کو دوبارہ سے بھی یہ چاروں صوبوں کو لکھا ہے، صرف پنجاب کو لکھا ہے، چاروں صوبوں کو لکھا ہے، چاروں صوبوں کو لکھا ہے۔ جی بالکل
بالکل وہ چاروں صوبوں کو بھی لکھا ہے، اور خاص طور پہ سی سی پی او کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ ان کو جو اسٹیبلشمنٹ ڈوین ہے ان کی طرف سے بھی ایک لیٹر لکھا گیا ہے کہ آپ کو لاہور چھوڑنے کے لیے کہا گیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اسلام آباد کو رپورٹ کریں. اگر نہیں رپورٹ کرتے تو ایک قانونی پروسیس ہوتا ہے، اس پروسیس کے ذریعے، کیونکہ کوئی بھی پی ایس پی افسر جو ہوتا ہے وہ وفاق کا ملازم ہوتا ہے، اور اس کے خلاف کارروائی جو ہے وہ وفاق کا ہی حق ہوتا ہے. وہ قانونی کارروائی جو ہے اس وقت وفاق کر رہی ہے. اچھا سلیم سے چونکہ وقفہ ہونے والا ہے تو میں ایک مختصر سوال کرنا چاہوں گا. آج جو رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ اسلحہ بردار ہوں گے، گڑبڑ ہوگی. وہ جو گنڈا پور صاحب کی آڈیو بھی سنائی انہوں نے، اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جو جلوس ہے، جو لانگ مارچ کے رستے میں بھی کسی ایسی گڑبڑ کا امکان ہے، لہذا انہوں نے پنجاب حکومت کا نام لیتے ہوئے کہا کہ وہ بھی اقدامات کریں. اگر صوبائی حکومت کے پاس ایسی کوئی اطلاعات ہیں اور وہ اقدامات نہیں کرتی تو پھر مرکز اور پنجاب کے حوالے سے کیا سینیریو بنتا نظر آتا ہے آپ کو؟ جی دیکھیے، صوبائی حکومت اگر اقدامات نہیں کرے گی تو ظاہر ہے پھر ایک ٹینشن کا ماحول چل رہا ہے، پھر دوبارہ سے چلے گا. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو لانگ مارچ ہے اس کے لیے جو ہے پنجاب حکومت کی طرف سے بہت زیادہ سیکیورٹی فراہم کی گئی ہے. جو عمران خان کا قافلہ ہے، اس کا کنٹینر ہے، اس کے آگے بھی کوئی درجنوں جو ہے گاڑیاں ہیں. ایس پی لیول کے افسر ہیں وہ مانیٹر کر رہے ہیں، اور تمام جو متعلقہ ایس ایچ اوز ہیں وہ بھی یہاں پر ہیں، اور لائن سے پولیس جو ہے وہ بھی منگائی گئی ہے، اور ایلیٹ فورس کے جو جوان ہیں وہ بھی اس لانگ مارچ کی حفاظت کر رہے ہیں. اب اس کو حفاظت کہہ سکتے ہیں، سیکیورٹی کہہ سکتے ہیں، جو مرضی کہیں، لیکن پولیس کی بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے. اور جو رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ اس میں اسلحہ بردار لوگ شامل ہو سکتے ہیں، ہم نے یہ کافی زیادہ اس کو مانیٹر کیا ہے. لانگ مارچ میں کوئی بظاہر ابھی کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا جس کے پاس کوئی اسلحہ، اور اگر اسلحہ ہوگا بھی تو کسی کی گاڑی میں موجود ہوگا، اس کی نمائش نہیں کی گئی. اور اگر اسلحہ ہے تو پھر یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو چیک کریں کہ وہ لائسنسی اسلحہ ہے یا بغیر لائسنس کے. کیونکہ ہمیں بریک لینی ہے، بریک کی طرف چلتے ہیں، اور بریک کے بعد جو ہے اپنے تینوں مہمانوں سے اپنی گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. آسما سیدھا آپ کی طرف آتا ہوں. وقت کم ہے، گستاخی معاف. مختصر سا سوال ہے، جواب آپ کا چاہیے بھرپور قسم کا. ماضی میں جب بھی لانگ مارچ ہوا، دھرنے ہوئے، اس کے نتیجے میں حکومتیں تو نہیں تبدیل ہوتی ہیں لیکن جمہوریت کمزور ہوتی ہے. اس دفعہ کیا ہوگا؟ دیکھیے، جمہوریت کمزور ہوتی ہے. اس دفعہ بھی انٹروینشن کا خطرہ ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اگر سیاسی جماعت کوئی سڑک کے اوپر ہے تو اس کا فائدہ اٹھایا جائے، یا پاکستان کے اندر آئین کو توڑا جائے یا مارشل لا لگایا جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتوں کو، اور خاص کر کے وہ سیاسی جماعت جو سڑک پہ، اس کو بھی سوچنا چاہیے. اس وقت اگر انتخابات ہوتے ہیں آپ سے 6 مہینے بعد تو فائدہ کس کو ہوگا؟ طاہر چودھری صاحب، یہ تو بالکل کھلی بات ہے، خان صاحب کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. اگر یہ سسٹم ڈیریل ہوتا ہے تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ یہ بھی میرا خیال ہے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. پاکستان کو تو ہوگا ہی، لیکن عمران خان صاحب کو سب سے زیادہ اس کا نقصان. بالکل، یہ بڑا کوشچن ہے کہ سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوگا. لال چند صاحب آپ بھی بتائیے گا کہ جو تقریریں عمران خان صاحب نے کل فرمائی ہیں، جو آج فرمائی ہیں، میں انڈین چینل کو کوٹ نہیں کروں گا، آپ نے دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے. ایک سوال لوگ پوچھتے ہیں بہت سے صوبوں کے، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ گفتگو، اس طرح کی گفتگو اسفند یار ولی نے، آصف زرداری نے، اختر مینگل نے یا محمود اجغزی نے کی ہوتی تو پھر سینیریو مختلف ہوتا. عمران خان صاحب بات کر جاتے ہیں، پوچھتا کوئی نہیں ان سے. سر میں دو تین چیزیں امیڈیٹلی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہمارا لانگ مارچ پیسفل ہے، اس لیے اس چیز کا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ کوئی ملک میں مارشل لا کا خطرہ ہو. ہم سمجھتے ہیں یہ فوج کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، پاکستان کے لیے مضبوط فوج ہونا ضروری ہے. دیکھیں کس نے پاک فوج کے خلاف باتیں نہیں کی، اس سے خطرناک کس نے نہیں کی. آپ مجھے بتائیں، اس سے مطلب ہے جس کا مطلب کہ اگر میں کروں گا تو آپ کو بھی کرنی. نہیں، ہم نے کوئی نہیں، ہم نے ایک بھی فوج کے خلاف بات نہیں کی ہے، ایک بھی بات نہیں آرمی چیف کو مخاطب کر کے ڈی جی آئی سی کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا کہ کان کھول کر سن لیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت نااہل ہے، اس وجہ سے ڈی جی آئی کو آ کے پریس کانفرنس کرنی پڑی. یہ اگر اپنا بیانیہ قوم کو بھیج سکتے، یہ قوم کو بتا سکتے، اپنا جھوٹ، اپنی سازش چھپا سکتے، یہ سائفر چھپا سکتے، تو یہ سائفر کو تو انہوں نے پھر زندہ کر دیا. تو عمران خان صاحب نے جو کچھ کہا ٹھیک ہے، آپ کے خیال میں کر دیا.
देखिए माइक पर जो कुछ कहा, जिसको इंडियन चैनल दिखा रहे हो, ठीक कह रहे हैं। देखिए अच्छा, अब चैनल्स पे आ जाओ। चैनल्स पे तो यहाँ पाबंदी डली है ना, पूरी दुनिया दिखा रहा है। इंडियन चैनल्स बीबीसी दिखा रही है, उन्होंने कितने चैनल्स दिखा रहे हैं उन्होंने। देखिए वो हम भी दिखाते हैं उनकी तकरीरें उठा के, वो हमारे दुश्मन है। अच्छा, मेरे पास आखिरी मिनट है, हम किसी दोस्त मुल्क की उठा के बात करें, हम बीबीसी की बात करें, दूसरे चैनल्स की बात करें। आप ये बताइएगा अब कल क्या होगा, कल क्या होना है, थोड़ा सा 1 मिनट के अंदर आप बता दीजिएगा। कल रवानगी कब है, कैसे है और स्केड्यूल क्या है? देखें जी, जब तक कोई मामला तय नहीं होते तो ये लॉन्ग मार्च मेरा ख्याल है इसी तरह चलेगा। और लॉन्ग मार्च के लिए 11 बजे का ऐलान किया गया, लेकिन उससे पहले जो है 11:30 बजे जो है वो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ज़मान पार्क इमरान खान की रिहाइशगाह पर। उसके बाद जो है वो फिर ये लोग निकलेंगे और मेरा यही ख्याल है कि कल भी जो है कोई 2 बजे के करीब अगर लॉन्ग मार्च शुरू हुआ तो होगा और फिर कामों की तक जाएगा या उससे आगे जाएगा, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। शुक्रिया सलीम शेख साहब, आपका हमारे साथ मौजूद रहे और आपने लाहौर से, बल्कि मरीज के से जहां आप लॉन्ग मार्च के साथ मौजूद हैं, वहां से आपने अपना पर्सपेक्टिव दिया। आसमा शराई साहब आपका बहुत शुक्रिया और लालचंद साहब आपका शुक्रिया। कल देखेंगे कि अब ये जो मुज़ाकरात का ऊंट है किस करवट बैठता है, कंटिन्यू करता है लॉन्ग मार्च, रुक जाता है या पंजाब के मैदानों में उस वक्त तक घूमता फिरता है जब तक कोई मुस्बत या मनफी नतीजा दोनों फ्रीकैन के बकौल सामने न आ जाए। अपने मेजबान तारिक चौधरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।